हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में अधिक समय नहीं बचा है तो जितना हो सकता है आप रिवीजन कर लीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर हम करने वाले हैं ईवीएस की क्लास। आज हम करेंगे संपूर्ण ईवीएस के जो टॉपिक हैं वो, और साथ ही करेंगे ईवीएस की पेडागोजी भी। तो इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हमने रखे हैं लगभग 50 ऐसे टॉपिक जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और ये टॉपिक हैं एनसीईआरटी बेस्ड। ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। कथन के कथन पूरे उठाकर रख दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चलिए आज करते हैं जो खास खास टॉपिक हैं। इस क्लास को 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम करेंगे उनके क्वेश्चन भी। सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर हाथी के बारे में। हाथी से हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, तो चलिए इसको जान लेंगे ये क्या है। एक वयस्क हाथी क्या करता है, लगभग दिन में 100 किलो जो है 1 क्विंटल तक पत्ते खा जाता है। पत्ते और टहनियाँ कितनी खाता है ये, 100 किलो, या आप इसको 1 क्विंटल भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हाथी की जो 3 महीने के बच्चे का वजन होता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये कितना होता है, ये होता है 200 किलो अर्थात 2 क्विंटल। यहाँ पर पत्ते कितने खाता है, 1 क्विंटल या 100 किलो बोलेंगे। और हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन कितना होता है, 200 किलो या 2 क्विंटल आप इसको बोलेंगे। हाथी का एक क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा बनता है कि हाथी जो है कितने घंटे सोना पसंद करते हैं या कितने घंटे दिन में आराम करते हैं। तो हाथी जो होते हैं ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, ये केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, 2 से 3 घंटे। चलिए आगे और जान लेते हैं। हाथी जो है झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो उसमें क्या होता है 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। मादा हाथी और बच्चे जो है झुंड में रहते हैं। जो मेल हाथी होता है वो झुंड में नहीं रहता, वो अलग रहते हैं। जान लेंगे जो मेल हाथी का बच्चा होता है वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड के साथ रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, जैसे ही उसकी किशोरावस्था आती है वो झुंड को छोड़ देता है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो मेल हाथी का बच्चा है वो झुंड के साथ कब तक रहता है। वो 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड के साथ रहता है, उसके बाद वह झुंड को छोड़ देता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे इसमें दिया है हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ जो है उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, इसलिए कीचड़ में लेटना पसंद करते हैं। इसके बाद दिया है इनके कान जो है बड़े होते हैं पंखे की तरह। इससे ये क्या करते हैं, खुद को कभी कभी ठंडा करने के लिए इनसे हवा करते हैं, इनको फड़फड़ाते हैं। तो हाथी के कान किस लिए काम आते हैं, इनको हवा करने और इन्हें ठंडा रखने के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपने हाथी के बारे में जान लिए हैं। चलिए अब इस पर देख लेंगे कुछ आधारित प्रश्न। यहाँ पर दिया है निम्न में से हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की लीडर होती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। हाथियों के झुंड में केवल हथियाँ होती हैं, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। हाथी बहुत ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर दिया है हाथी ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, जबकि हाथी जो है 2 से 3 घंटे ही सोना पसंद करते हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। अब आगे जान लेते हैं ट्रेन के बारे में। इससे भी पिछली बार क्वेश्चन बने थे, तो चलिए इसको देख लेंगे इससे क्या क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर रेल का जो टिकट है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। इसमें क्या है, ट्रेन का नंबर हमें पता चल जाता है, जो ट्रेन का टिकट होता है आपने देखा ही होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ट्रेन का टिकट कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर क्या है, ट्रेन का नंबर लिखा होता है, मेल फीमेल लिखा होता है, और साथ ही क्या लिखा है, उसकी तारीख लिखी होती है कि किस तारीख में आप सफ़र करने वाले हैं। तो डेट भी यहाँ पर दी होती है। और उसके बाद क्या दिया होता है, वर्ग डिब्बे का नंबर है, किराया कितना है और दूरी कितनी है। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं और दूरी कितनी है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें दी होती हैं। तो ट्रेन की टिकट से हमें ये जानकारी मिलती है। इस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना आरक्षित रेल टिकट पर प्राप्त की जा सकती है। तो आरक्षित रेल टिकट पर कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं, बुकिंग की तिथि और समय होता है, यात्रा की शुरुआत की तिथि होती है, ये भी सही है, और समय दिया होता है। बी में दिया है कोच का नंबर होता है, बर्थ नंबर होता है और किराया कितना है ये होता है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है यात्रियों का नाम आयु और लिंग होता है। तो यहाँ पर आयु और लिंग होता है, जबकि यात्रियों का नाम जो है इसमें नहीं होता है। आगे दिया है नाम के साथ रेलगाड़ी संख्या, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाम के साथ क्या होता है, ये रेलगाड़ी का नाम पता होता है कहाँ से कहाँ जा रही है, बोर्डिंग स्टेशन तथा अंतिम स्टेशन का नाम भी दिया रहता है, तो ये करेक्ट है। ई में दिया है गंतव्य पर पहुँचने की तिथि और समय दिया रहता है।
तो ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो कौन कौन से पॉइंट करेक्ट हो जाएंगे चलिए देख लें। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट ए, बी, डी और ई जो है ये करेक्ट हैं। पॉइंट सी वाला जो था ये रॉन्ग था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एक ये खेजड़ी का जो वृक्ष है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर बार क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसको देख लेंगे। खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है। यह अधिक जल के बिना बढ़ सकता है, इसको पानी की क्या है अधिक आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए कहाँ पर पाया जाता है, ये रेगिस्तान में भी उग जाता है और ख़ासकर यहाँ हमारे भारत में ही राजस्थान में पाया जाता है। और इस पौधे में क्या गुण पाए जाते हैं, इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तो इस पेड़ की जो छाल है उससे दवाई बनाई जाती है। लोग इसके फल जो हैं उनको पकाकर खाते हैं, उनकी सब्जी बनाकर खाते हैं। इसकी लकड़ी ऐसी होती है कि यह कीड़ों से प्रभावित नहीं होती, इसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसी की वजह से क्या होता है, इसमें इसके फर्नीचर बनाए जाते हैं, इससे और सामान बनाए जाते हैं लकड़ी के जो यूज़फुल होते हैं। ये खेजड़ी इसका नाम क्यों पड़ा ये भी जान लेंगे। ये खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर ज़िले के एक गाँव के नाम पर पड़ा है। इस गांव में जो है बहुत ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसी के नाम पर यह रखा गया है। खेजड़ी का पेड़ जो होता है मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। क्षेत्र के जानवर खेजड़ी की पत्तियां खाते हैं। इसके जो जानवर होते हैं रेगिस्तान के या राजस्थान के आप बोल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इसकी पत्तियों को खाकर अपना गुजारा करते हैं। इसके साथ एक स्टोरी भी काफ़ी फेमस है, जिसमें क्या था, बिश्नोई समाज की कहानी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, अपनी जान गंवा दी। चलिए देख लेंगे अलग अलग राज्यों में इस पेड़ को किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, समी बोला जाता है। तेलंगाना में जम्मी बोला जाता है। गुजरात में इसको खिजरो बोला जाता है। राजस्थान में खेजड़ी बोला जाता है और हरियाणा में जंती बोला जाता है। साथ ही पंजाब में इसे जांदा बोला जाता है। तो ये जो है अलग राज्यों में इसके नाम दिए हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दिया है क्या दिया है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं, विचार कीजिए। तो क्या कथन यहाँ पर दिए गए हैं, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये पॉइंट करेक्ट है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में ही पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। आगे दिया है यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। इसी तरह का एक वृक्ष और होता है जिसका नाम है ओक, तो उसके तने में पानी संचित रहता है। लोग जो है पाइप के द्वारा उसका पानी पीते हैं, पर इस पेड़ में जो है पानी संचित नहीं रहता। इसकी छाल का प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है, पत्तियों का उपयोग होता है, साथ ही इसकी लकड़ी का उपयोग होता है, पर इसके तने में जो है जल संचित नहीं होता है। ये रोंग है, ये ध्यान रखेंगे। आगे इसमें दिया है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं होता। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। ए, बी और डी वाले जो पॉइंट हैं ये करेक्ट हैं। चलिए आगे देख लेंगे क्या दिया है। पॉइंट ई में दिया है इस वृक्ष की बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इस वृक्ष में काफ़ी घनी पत्तियां होती हैं, छायादार वृक्ष होता है। इसकी पत्तियों का क्या करते हैं, पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, सी वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत है, जिसमें ई दिया है वो भी गलत है। इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और डी वाले जो पॉइंट हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इस पर एक प्रश्न और देख लेते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के बारे में सही कथन चुनना है। यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये पॉइंट करेक्ट है, ये मरुस्थल में ही पाया जाता है। आगे दिया है यह ज़्यादा जल के बिना बढ़ता है। तो ये भी करेक्ट है। यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे जो हैं इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। आगे दिया है यह अपने तने में जल जमा करता है और लोग जो हैं जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसकी, रेगिस्तानी ओक के बारे में। और रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखेंगे आगे पॉइंट में क्या दिया है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट जो हैं करेक्ट हैं। आगे यहाँ पर दिया है बाघ, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक बाघ दिया हुआ है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इस पर जो है मुख्यतः देखने को मिलती हैं ये काली और पीली पट्टियाँ। इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। इसकी सुनने की क्षमता क्या होती है, इससे क्वेश्चन बनता है। और शेर की जो ये मूछें दी हुई हैं इनकी क्या विशेषता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। साथ ही इसके दौड़ने की और साथ ही इसके दहाड़ कितनी दूर तक जाती है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इस बाघ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक बाघ क्या करता है, रात में हमसे अधिकतर लोगों की तुलना में क्या होता है, 6 गुना अधिक बेहतर देख सकता है। जो आम आदमी हम लोग होते हैं हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है, 6 गुना बेहतर जो है रात को बाघ को दिखाई देता है। बाघ के शरीर पर न केवल पीले काले रंग के फर होते हैं बल्कि उसके शरीर पर पीली काली धारियाँ भी होती हैं।
इसके ऊपर फर भी होते हैं और ये धारियाँ भी होती हैं। इनकी जो मूछें हैं ये हवा में कंपन को महसूस कर लेते हैं और इनको पता लग जाता है कि शिकार किधर है। बाघ के सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों की सरसराहट, घास पर किसी भी जानवर के हिलने डुलने की आवाज़ में फ़र्क कर सकता है। तो आपको यहाँ पर पता लगा कि इसकी क्षमता कितनी अधिक है। इसकी क्षमता इतनी अधिक है कि अगर कोई जानवर हल्की सी भी आहट करता है तो इसको पता लग जाता है। बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। इसके कान जो हैं वो क्या है, दिशाओं में घूम सकते हैं। जिधर से ध्वनि आती है उधर ही अपने कान घुमा सकता है। ये क्या करते हैं, बाघ जो है मूत्र की गंध को तुरंत पहचान लेता है, इसका पता चल जाता है और इसे पता लग जाता है कि कोई बाघ आसपास है या नहीं है। ये अपने मूत्र की गंध से, मल से अपने इलाकों की पहचान करते हैं। बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर बैक तक सुनाई दे सकती है। तो ये बाघ के बारे में हमने कुछ खास पॉइंट जाने हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर एक ये कीड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये कीट दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये सहतूत के पत्ते पर बैठा हुआ है। तो ये क्या है, ये रेशम का कीट है। अब रेशम के कीट के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। रेशम का कीट सहतूत के पत्ते खाता है और उत्तरी चीन के मूल निवासी है। ये कहाँ पर मेन पाया जाता है, ये उत्तरी चीन में मेन पाया जाता है, ज़्यादा वहीं पर पाया जाता है। कुछ नर कीट अपनी मादाओं को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। और इनकी क्षमता कितनी होती है, रेशम का कीट जो होता है ये अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। इसमें जो ये एबिलिटी होती है, ये जो गुण होता है, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। ऐसा कौन सा कीट है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी पर पहचान सकता है, तो ये है रेशम का कीट। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेंगे। रेशम के कीट के बारे में आगे भी जान लेते हैं। यहाँ पर दिया है रेशम कीट बॉम्बे बैक्स मोरीमोथ का लार्वा या कैटरपिलर है। तो इसको क्या बोला जाता है, लार्वा या कैटरपिलर इसको बोला जाता है। मोट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेशम बनाता है। तो ये क्या करता है, ये रेशम को बनाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है रेशम का कीट क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया रेशम का कीट जो है एक कैटरपिलर है, एक लार्वा है। तो दोनों पॉइंट जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। जिन जानवरों के कान बाहर की तरफ नहीं होते उनके शरीर पर बाल नहीं होते। ये जानवर क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। तो इसमें क्या आ सकते हैं, इन जानवरों में आप पक्षियों को भी देख सकते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे, तोता हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा, चिड़िया हो जाएंगी। इन पर क्या होते हैं, इनके कान बाहर की तरफ नहीं दिखते। आपने देखा होगा कभी भी किसी तोते या कबूतर के कान आपको नहीं दिखेंगे। साथ ही इनके शरीर पर बाल नहीं होते। ये क्या होते हैं, इनके पंख होते हैं या इनको फर बोला जाता है। तो इनके ऊपर क्या होता है, पंख होते हैं और ये जानवर क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बाल नहीं होंगे और साथ ही क्या नहीं होंगे, इनके कान नहीं होंगे। तो ये क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। अब आगे देख लेंगे क्या है। और इसमें एक पॉइंट ये भी बन जाता है, जिन जानवरों के कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है बच्चे देते हैं। जैसे क्या हो जाएगी, गाय हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, भैंस हो जाएगी। तो ये क्या है, ये बच्चे देने वाले हैं। साथ ही चमगादड़ क्या है, ये भी एक स्तनधारी में आता है जो क्या करता है, जो बच्चे देता है। तो चमगादड़ से क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये देखने में लगता है पक्षी जैसा, पर इसको माना जाता है क्या, ये एक स्तनधारी है। ये जो है अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे दिए हैं यहाँ पर सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स उन जीवों को कहा जाता है जिनकी चमड़ी खास छिलके वाली होती है और वो क्या होते हैं, ठंडे खून वाले कहलाते हैं। उनके बच्चे जो हैं अंडे से पैदा होते हैं। सांप, गिरगिट, छिपकली और मगरमच्छ जो है इसके उदाहरण हैं। तो आप जान सकते हैं कि रेप्टाइल क्या होते हैं। इनको आप बोल सकते हैं कि जो रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप में आते हैं या रेप्टाइल्स में आते हैं। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या करते हैं, विकसित शिशु को जन्म देते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि जो होती हैं, इनके क्या होते हैं, बाल होते हैं शरीर पर और साथ ही क्या होते हैं, इनके कान भी होते हैं। तो ये बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। तो जैसे क्या हो गए, पक्षी हो गए। पक्षियों में क्या हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा, तोता हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ आगे पॉइंट में दिया है ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो शिशुओं को जन्म देते हैं। ऐसे जो पक्षी होते हैं वो केवल अंडे देते हैं, ना कि शिशु को जन्म देते हैं। तो ये पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ए और बी वाला पॉइंट जो है ये करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल ए और बी वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट हो जाएगा। लेते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है नेपथीन्स या घटपर्णी का पौधा इसको बोला जाता है। ये मांसाहारी पौधे के रूप में देखा जाता है। इसको मांसाहारी पौधा भी बोला जाता है और इसका नाम है नेपथीन्स और घटपर्णी। आगे देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। यह मेंढक
कीड़े तथा अन्य छोटे मोटे जीवों को, चूहों को फंसाकर क्या कर सकता है, खा सकता है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथा मेघालय में पाया जाता है। तो भारत में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पर, भारत में ये मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार कैसे होता है, इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको घटपर्णी बोला जाता है। ये जो इसका आकार है ये घड़े के जैसा होता है और इसका मुंह क्या होता है, पत्ते से ढका रहता है। ये क्या करता है, एक मीठी सी क्या निकालता है, अपने अंदर से सुगंध निकालता है, जिसको क्या करते हैं जानवर सूंघ कर इसके पास आ जाते हैं और ये जैसे ही वो इसके पास आते हैं अपने ढक्कन जो है ये गिरा देता है, उनको बंद कर लेता है और उनको खा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है ये क्या होता है, घड़े के आकार का होता है, मेघालय में पाया जाता है और चूहों को फंसाकर खा जाता है। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया है नेफेथेंस घटपर्णी का एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े चूहों को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में ये कहाँ पाया जाता है। तो हमारे देश में कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर राइट आंसर है मेघालय, मेघालय में ये पाया जाता है। चलिए आगे देख लेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है नेपथेन्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किन कथनों पर विचार करना है, क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे। यहाँ पर दिया है गलत कथन, हमें यहाँ पर बताना है। तो ये ध्यान रखना है, गलत कथन ढूंढने हैं। यहाँ पर दिया है वे हरे रंग के नहीं होते, तो ये हरे रंग के होते हैं, ये बात यहाँ पर गलत है और हमें यहाँ पर निगेटिव ही ढूंढना था, नहीं वाला देखना था। तो ये ध्यान रखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पॉइंट ए करेक्ट हो जाएगा। वे केवल विषमपोषी होते हैं, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेंगे, वे कीट मेंढक तथा चूहे खाते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कीटों को फंसाने के लिए छोटे छोटे रोम होते हैं, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट ए और बी जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमें निगेटिव ढूंढना था, इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। तो आगे देख लेंगे क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर पिक्चर में आपको कुछ बोतल दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है, ये इत्र हैं और सुगंधित तेल की बात यहाँ पर की जा रही है। इत्र व केवड़ा चमेली व गुलाब से बनते हैं, तो ये किससे बनते हैं, ये चमेली और गुलाब से बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के हेतु क्या है, मशहूर है, ये इत्र के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। यहाँ पर इत्र आसवन विधि से बनाया जाता है। रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं, तो जो रात में फूल खिलते हैं वो बहुत ज़्यादा सुगंधित होते हैं, उन्हीं से इसको बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेंगे, इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं क्या है। क्वेश्चन में दिया है कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह शहर भारत के किस राज्य का जिला है। तो किस राज्य का ये जिला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कन्नौज जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे देख लेंगे, एक इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बनता है कि सब्जियां कहाँ से आई हैं, किस देश से आई हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। विदेश से आने वाली सब्जियों के बारे में यहाँ पर जान लेंगे। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, प्याज साउथ अमेरिका से आए हैं। गोभी और मटर जो है ये कहाँ से आए हैं, ये यूरोप से आए हैं। उसके बाद कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी जो है ये अफ्रीका से आई है और सोयाबीन जो है ये चीन से आया है। तो ये वाले पॉइंट आप ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्लांट कहाँ से आए हैं। पुर्तगाली लोग जो है ये मिर्ची के पौधे लेकर आए, दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। और कौन लेकर आया, ये पुर्तगाली लोग लेकर आए। आगे देख लेंगे, बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर और जो केला है ये क्या है, ये भारतीय पौधे हैं, ये भारत में उगाए गए। गोभी और मटर का पौधा कहाँ से आया, ये आए हैं कहाँ से, यूरोप से। भिंडी और कॉफ़ी की बात करें तो ये आए अफ्रीका से। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रख लेनी है, इनको अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। आगे बात कर लेते हैं मिर्च, आलू और टमाटर की। तो ये आया है दक्षिण अमेरिका से। मिर्च कहाँ से आई है, आलू टमाटर कहाँ से आए, ये दक्षिण अमेरिका से। बैंगन, मूली, करेला, आम, संतरा, बेर और पालक की बात करें, परवल, टिंडा और मेथी की बात करें तो ये भारतीय पौधे हैं, ये भारत की हैं। चलिए आगे देख लेंगे। आगे इसमें क्वेश्चन दिया है, मिर्ची जो होती है हमारे देश के लगभग हर हिस्से में इसका उपयोग किया जाता है। इसको मसाला भी माना जाता है, अर्थात मिर्च हरी होती है तो सब्जी के रूप में काम आती है और जब इसको सुखा लिया जाता है, पीस कर इसका पाउडर बना लिया जाता है तो ये मसाले के रूप में उपयोग होती है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे। तो कई लोग तो इसी चीज़ में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मसाला है या सब्जी है। तो ये दोनों चीज़ है, ये सब्जी के रूप में भी खाई जाती है जब कच्ची होती है, और जब ये पकाकर सुखा ली जाती है तो पीस कर इसका पाउडर बना लेते हैं, तब ये जो है एक मसाले के रूप में प्रयुक्त होती है। ये कहाँ से आई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से जो है मिर्ची आई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर दिया है पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। तो पौधे का भाग जिसको हम खाते हैं, पौधे के हम पत्तियाँ भी खाते हैं,
बीज भी खाते हैं, तना भी खाते हैं और साथ ही क्या खाते हैं, पौधे की जड़ भी हम खाते हैं। अब जान लेंगे जड़ के रूप में हम क्या खाते हैं। तो जड़ के रूप में हम मूली, गाजर, चकुंदर, टैपियोका और शकरकंदी को खाते हैं। तो इनके हम क्या खाते हैं, ये जड़ खाते हैं, ये बोला जाता है और इससे क्वेश्चन कई बार आता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देख लेंगे, आगे दिया है तने के रूप में हम क्या खाते हैं। तने के रूप में हम आलू, प्याज और अदरक को खाते हैं, ये तने के रूप में खाए जाते हैं। इनके खाने वाले भाग को तना बोला जाता है। मूली, गाजर, चकुंदर, टैपियोका और शकरकंदी के खाने वाले भाग को क्या बोला जाता है, इसको जड़ बोला जाता है। चलिए आगे देख लेंगे। है पत्ती, तो पत्ती हम किस चीज़ की खाते हैं, धनिया की पत्ती खाते हैं, गोभी की पत्ती खाते हैं, अरबी पालक की पत्ती खाते हैं और करी पत्ता की पत्ती हम जो है खाते हैं। साथ ही मेथी की पत्ती भी हम खाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों की क्या करते हैं, हम पत्तियों को खाते हैं। आगे दिया है बीज किसके खाते हैं, तो चना के बीज खाए जाते हैं, बाजरा, सरसों, गेहूँ और धान के जो है बीज ये खाए जाते हैं। आगे दिया है फूल किसके खाए जाते हैं, तो सहजन का फूल खाया जाता है, कचनार का फूल खाया जाता है। फल के रूप में क्या है, फल के रूप में हम मटर को खाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका केवल रिवीजन मात्र है, तो आपको यहाँ पर फटाफट रिवीजन कर लेना है। यहाँ देख लेंगे, सूखे पत्तों से चित्र बनाए जाते हैं, ये किसने बनाया, तो क्या नाम था इनका, इनका नाम था विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर जो थे इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। इनकी चित्रकारी कैसी थी, सूखे पत्तों की। चलिए आगे देख लेंगे। आगे दिया है, यहाँ पर एक चित्रकला दी हुई है, ये कहाँ की है, ये है मधुबनी चित्रकला। और ये कहाँ है, ये मधुबनी चित्रकला जो है बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। अर्थात बिहार में एक ज़िला है मधुबनी, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मधुबन चित्रकारी की जाती है। इसमें क्या बनाया जाता है, इसमें एक मछली बनाई जाती है और साथ ही क्या बनाई जाती हैं, इसमें बनाए जाते हैं मानव की आकृति और बहुत बारीकी इसमें डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ये बनाई जाती है चावल और क्या करते हैं, नीले रंग में उसको भिगोकर उससे ये चित्रकारी की जाती है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें चावल के घोल में रंग, नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, मछली और अन्य जंतुओं को बनाया जाता है, इनकी चित्रकारी इसमें की जाती है। तो आपने जाना क्या होता है इसमें। आगे देख लेंगे, आगे क्या है, प्रमुख चित्रकला और राज्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही होगी उड़ीसा, यहाँ पर जो चित्रकारी की जाती है इसको पट चित्रकारी बोला जाता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर राजस्थान की जो कला है, इसमें क्या बोला जाता है, इसको कावड़ कला बोला जाता है। अर्थात इसमें एक ऐसा बनाया जाता है जैसे छोटी अलमीरा होती है और उसमें जो लकड़ी के दरवाजे टाइप बनाए जाते हैं उन पर जो है चित्रकारी की जाती है। तो ये जो होती है, ये होती है कावड़ कला। अर्थात किवाड़ भी बोला जाता है, जैसे कहीं कहीं पर दरवाजे को उसी के आधारित नाम रखा गया है, कावड़ कला। आगे देख लेते हैं महाराष्ट्र बर्ली की क्या कला है। महाराष्ट्र बर्ली में कुछ इस तरह से मानव की आकृतियाँ बनाई जाती है जैसे कि आदिवासी लोग बनाते थे। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये महाराष्ट्र बर्ली की कला है। उसमें आगे दिया है क्या, आगे दिया है आंध्र प्रदेश की कलमकारी पेंटिंग। तो इस कलमकारी पेंटिंग से भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, कलमकारी किस राज्य की कला है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश की है। इसमें देख लेंगे यहाँ पर भी कितने सुंदर और प्यारे से डिज़ाइन यहाँ पर बने होते हैं। आगे देख लेंगे, आगे क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है बर्ली कला किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो बर्ली कला जो है ये किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें दिया है मधुबनी चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है। तो यहाँ पर ये कहाँ की लोक कला शैली है, ये है बिहार की। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला जो है बिहार में की जाती है और इससे बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिला है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर दिया है जंगल, जंगल के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। जंगल अधिकार कानून जो है 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं, एक स्थान पर रहते हैं, तो उन्हें यह जंगल क्या करता है, अधिकार दे देता है कि ये जो है उनके ही रहने की जगह है। तो यहाँ पर बात हो रही है कितना समय इसका होता है, इसका समय होता है 25 साल। 25 सालों तक एक ही स्थान पर जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जो जगह होती है उसको उन्हीं को दे दिया जाता है। जैसे ही नाम से क्लियर है, जलोदभिद की बात हो रही है, हाइड्रोपैथिड्स की बात हो रही है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं यहाँ पर पौधे जो अधिक जल वाले स्थानों पर रहते हैं, जैसे जलकुंभी हो गया, जलकुमुदनी हो गया, कंवल हो गया। ये कैसे होते हैं, जल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, इनको जलोदभिद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप कमल का उदाहरण ले सकते हैं। आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर दिया है समोदभिद। तो समोदभिद पौधे क्या होते हैं, ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत बाग, बगीचे, खेत आदि आते हैं। तो सामान्य जगह पर उग रहे हैं तो समोदभिद हो गए, जल में उगते हैं तो जलोदभिद हो गए।
इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप आम का पेड़ देख सकते हैं, नींबू, संतरा जो भी उगते हैं उनको समोद्भिद कहते हैं। आगे देख लेंगे क्या है। आगे दिया है मरोदभिद या जीरोफाइट। तो जीरोफाइट्स भी कई बार बोला जाता है। जीरोफाइट क्या होते हैं या मरोदभिद क्या होते हैं? जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं, अर्थात रेतीले स्थान पर उगते हैं, डिजर्ट में उगते हैं, जहाँ पर क्या होता है, मृदा सोयल में पानी की कमी होती है, ऐसे स्थान पर अधिक तापमान होता है, जैसे कि कैक्टस। तो ये पौधे होते हैं जीरोफाइट्स या मरोदभिद। यहाँ पर दिया है लवणोभिद क्या होते हैं। तो जो पौधे खारे जल में उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको लवणोद्भिद बोला जाता है। तो आपको ये पता लग गया कि कौन से पौधे कहाँ पर उगते हैं। ड्रिप सिंचाई से या टपक मेथड से। टपक सिंचाई क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इस विधि में क्या करते हैं, जल को पौधों की जड़ों तक क्या करते हैं, बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस विधि में बाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा जल की हानि नहीं होती है। तो किसके द्वारा? बाष्पीकरण के द्वारा यहाँ पर जल की हानि नहीं होती, क्योंकि पानी को सीधा बूंद बूंद कर पेड़ों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है। इस विधि में क्या होता है, पीवीसी के जो पाइप हैं उनकी लाइनें जो हैं खेतों में बिछा दी जाती हैं और उनमें छेद होते हैं, तो पौधों की जड़ के पास ही बूंद बूंद करके वहाँ पर पानी गिरता रहता है। तो ये होती है टपक सिंचाई, इसको बोला जाता है ड्रिप मेथड। अब आगे देख लेते हैं बीज के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है बीजों का। प्राचीन समय में क्या करते थे, जैसे सूखी लौकी है उसमें सुखाकर रख दिया जाता था और उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे, नीम की पत्तियों का लेप करते थे, जिससे कि उसमें कीड़े ना लगें। अब क्या है, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को फेंक देते हैं एक दूसरे स्थान से। मक्खियों के द्वारा इनका अंकुरण हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्या होते हैं, बीज पानी के जरिए बहकर वर्षा के द्वारा चले जाते हैं, तो बीजों का अंकुरण ऐसे हो जाता है। यहाँ पर जान लेते हैं नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में क्या होते हैं, इनमें बीज पाए जाते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, ये भी पॉइंट है। कपड़े में बंधा हुआ बीज क्या होता है, उसको पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज जो है सांस लेने में सक्षम होता है। अब आगे दिया है दांत के दर्द में किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो दांत के दर्द में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि लौंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो लौंग का इस्तेमाल दांत के दर्द में किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर। तो किस में बीज होता है इनका, हमें यहाँ पर एक समूह निकाल लेना है। तो करेले में होता है, खीरे में होता है, चीकू में होता है, भिंडी में होता है, नाशपाती में होता है, टमाटर में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। आलू में नहीं होता है, तो जिस ऑप्शन में आलू और प्याज दिया है उसको आप कट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ ही कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कुछ डॉट दिखाई दे रहे होंगे। तो ये है ब्रेल लिपि, जिसमें क्या होता है, जिसमें होते हैं 6 डॉट। ये होती है दृष्टि बाधित लोगों के लिए, जो पढ़ाई देख कर नहीं कर सकते उनके लिए होती है। ये उभरी हुई आकृतियों से बने हुए 6 डॉट होते हैं। इनकी सारी पढ़ाई इसी पर आधारित होती है। ये क्या करते हैं, इन डॉट को स्पर्श कर कर, छू कर, महसूस करके पढ़ना सीखते हैं और इनसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर दिया है विश्व में क्या होता है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। 1824 में ब्रेल आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर इसको मनाया जाता है। और क्या है, इनको जो है देखने में दिक्कत होती थी, परेशानी होती है। क्या किया, एक स्क्रिप्ट निकाली, एक मोटे कागज पर नुकीली चीज़ों से 6 बिंदुओं को उभारा और फिर उसी के सहारे उंगलियों की मदद से इन्होंने उसको पढ़ा। उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, आसान लगी। इन्हें लगा कि जब मैं ये सब कर सकता हूँ तो दूसरों की हेल्प क्यों ना की जाए। ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, तो इसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयुक्त होती है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। ब्रेल लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाई जाती है। यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें 6 डॉटों से जो भी अक्षर बनता है वो 6 डॉट से बनता है। आगे देख लेंगे आगे क्या दिया। आगे यहाँ पर दिया है स्लोथ। तो स्लोथ क्या है, दिन में प्रतिदिन लगभग ये क्या करता है, 17 घंटे सोता है। तो कितना सोता है, ये लगभग 17 घंटे सोता है। जो सबसे आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है, आलसी इसको माना जाता है, क्योंकि ये सोता है 17 घंटे। स्लोथ क्या करता है, लगभग 40 वर्षों तक ये जीवित रहता है और उस दौरान केवल 8 पेड़ों पर इर्द गिर्द घूम सकता है। ये अपने पूरे जीवन काल में केवल 7 से 8 पेड़ों पर ही रहता है। सप्ताह में एक बार क्या करता है, अपने आप को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, अर्थात अपना मल त्यागता है
और इसका शरीर जो है बालों से ढका रहता है। यह देखने में एक छोटे भालू के जैसे लगता है और ये पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी खास बात क्या है, जिस पेड़ पर रहता है उसकी पत्ती ये खाता है। तो जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाता है, इसलिए ये 7 से 8 पेड़ों पर ही जा पाता है और उन्हीं पर लटका रहता है और उन्हीं की पत्तियां ये खाता है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। स्लोथ के विषय में नीचे कुछ कथन दिए हैं, इन पर विचार कर लेते हैं। स्लोथ लगभग 20 घंटे वृक्ष पर उल्टे लटककर मस्ती से सोता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 17 घंटे सोता है, ये 20 घंटे नहीं सोता है। आगे दिया है स्लोथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्ती खाकर अपना पेट भरता है और कहीं जाने की इसको आवश्यकता नहीं होती, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर दिया है स्लोथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में वह केवल 2 वृक्षों पर ही जाता है, तो ये गलत है। इसकी आयु 40 वर्ष होती है और ये 8 वृक्षों पर लगभग चला जाता है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट हो जाएगा। जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, केवल बी वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है स्लोथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। यहाँ पर दिया है स्लोथ भालू जैसा दिखता है, तो ये सही है। ये 22 घंटे जो है वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है, तो ये रोंग हो जाएगा। ये 22 नहीं 17 घंटे सोता है, तो इसी की वजह से ये पॉइंट रोंग हो जाएगा। आगे दिया है इसमें स्लोथ चिंपैंजी बनमानुष जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। आगे दिया है स्लोथ जो है भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है, तो ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भालू जैसा दिखता है, चिंपैंजी के जैसा नहीं दिखता है। चिंपैंजी वाला ऑप्शन आप कट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। ग्लिसरीन प्लस नींबू के रस का इस्तेमाल क्या किया जाता है? सर्दियों में फटी हुई त्वचा से राहत पाने के लिए किया जाता है। कई बार इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है लेह लद्दाख, तो लेह लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख का कैसा मरुस्थल है? ये एक ठंडे रेगिस्तान या ठंडे मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मरुस्थल गर्म होता है। मरुस्थल जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक ठंडा हो सकता है, एक गर्म हो सकता है। तो जो लद्दाख का मरुस्थल है ये ठंडा मरुस्थल या ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय पर स्थित है। लद्दाख के लोग क्या करते हैं? अपनी जीविका चलाने के लिए मुख्य रूप से पशुपालन करते हैं। इस क्षेत्र में हर साल 10 सेमी जितनी कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में ठंडी हवाएं चलती हैं और तेज़ धूप का अनुभव इसमें होता है। तो यहाँ पर आपने जान लिया ये क्या है, ये लद्दाख है। और इसमें क्या बोला जाता है कि ये समतल मरुस्थल भी बोला जाता है, समतल शीत मरुस्थल भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ये है लद्दाख और ये कहलाता है शीत मरुस्थल। ये आपने जान लिया है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे इसमें क्वेश्चन दिया है लद्दाख के बारे में कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देख लेंगे क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर दिया है लद्दाख के लोग जो हैं अपनी जीविका के लिए मुख्यतः मवेशियों को चराने पर निर्भर होते हैं, तो ये मवेशियों को चराते हैं, ये पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन सही है। कारण में दिया है इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है फिर भी कृषि के लिए भूमि उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। तो वर्षा जो है कम है, इसलिए यहाँ पर कृषि नहीं होती है, तो ये कारण जो है ये गलत दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन जो आर है वो असत्य है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर दिए हैं सांप। सांपों के बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इनको देख लेते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। तो 4 प्रकार के जो सांप होते हैं ये जहरीले होते हैं। चलिए इनको जानते हैं क्या है। यहाँ पर इनके नाम दिए हैं, कोबरा है, कॉमन करात है, रसल वाइपर है, दुबैया सांप है जिसको दुबैया भी बोला जाता है, सो स्केल्ड वाइपर सांप है जिसको अफाई बोला जाता है, इसको अफाई बोला जाता है। अब आगे जान लेंगे। चारों सांप हैं जो बहुत जहरीले हैं। सांप के क्या होते हैं, एक सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं और उन्हीं से वह क्या करता है, उन्हीं से वह जहर जो है किसी को भी जिसको काटता है उसके शरीर में छोड़ देता है। आगे इसमें जान लेंगे सांप की दवाई जो है सांप के जहर से बनाई जाती है और सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। अजगर एक जहरीला सांप नहीं है। अजगर के बारे में जान लेते हैं। अजगर देखने में बहुत बड़ा होता है और डरावना लगता है, पर ये जो है एक जहरीला सांप नहीं होता है। सपेरे के संगीत को सांप नहीं सुन सकते। क्या होता है, केवल धरती के कंपन को वो महसूस करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो बीन पर घूमते हैं और लोगों को लगता है कि वो नृत्य कर रहे हैं, नाच दिखा रहे हैं। तो सांप के कान नहीं होते हैं, ये बात भी आप जान लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों में से सांपों के बारे में गलत कथन बताना है। गलत को ध्यान में रखना है।
सांप के कान नहीं होते, तो ये पॉइंट पॉजिटिव है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सांप जमीन पर कंपन को महसूस करते हैं, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, तो सांप के 4 नहीं 2 खोखले दांत होते हैं, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर नेगेटिव दिया है और हमें यहाँ पर नेगेटिव ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेंगे। आगे दिया है भारत में 6 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और यहाँ पर 6 दिया है। इसी के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट। और पॉइंट नंबर 4 में दिया है सांप जो है किसानों का दोस्त है, तो सांप जो है किसानों का दोस्त नहीं है, केंचुआ होता है, तो ये पॉइंट भी गलत है। यहाँ पर कोई भी राइट आंसर यहाँ पर नहीं दिया, केवल 3rd पॉइंट करेक्ट था और वो सिंगल में यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो इसीलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर आगे एक क्वेश्चन और दिया है, सांपों के बारे में सही कथन बताना है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो ये करेक्ट है। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है, तो ये भी करेक्ट है। एक सांप के क्या होते हैं, 4 खोखले और नुकीले जहरीले दांत होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सांप के जो है 2 जहरीले दांत होते हैं। आगे दिया है सर्पदंश की दवा जो है वो सांप के जहर से बनाई जाती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सांप के जहर से ही सांप की दवाई बनाई जाती है। इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए, बी और डी वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर आगे दिया है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एपिस इंडिका इसको बोला जाता है। क्या है इसका नाम, एपिस इंडिका। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों के पालन की प्रणाली को एपीकल्चर कहा जाता है। क्या किया जाता है, शहद को पाने के लिए क्या किया जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है, जिसको एपीकल्चर बोला जाता है। प्रत्येक मधुमक्खी क्या करती है, कॉलोनी में रहती है और उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, तो इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। चलिए इसको जान लेंगे क्या है। एक होती है रानी मधुमक्खी, दूसरी होती है नर मधुमक्खी, तीसरी होती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, या इसको बोल सकते हैं आप श्रमिक मक्खी। श्रमिक मक्खी भी इनको बोला जाता है, या आप इनको बोल सकते हैं कार्यकर्ता मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। यह मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। फूलों से जो है जूस निकालती है और उससे शहद बनाती है, उसका रस चूस कर ये शहद बना लेती है। सही समय क्या है यहाँ पर, दिसंबर से अक्टूबर, इसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और जहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, कृत्रिम शहद बनाने के हिसाब से क्या करते हैं, उनको मीठा सिरप पिलाया जाता है, उनको चीनी दी जाती है, जिसके माध्यम से वो जल्दी जो है शहद को बना देती हैं। और नेचुरल तरीका क्या है कि मधुमक्खी फूलों का रस निकालती है, रस चूसती है और उसके बाद वह शहद को बनाती है। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन क्या है। जनवरी से मार्च जो है मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय है, तो ये गलत हो जाएगा। मधुमक्खी लीची के फूलों की तरफ आकर्षित होती है, तो ये करेक्ट है। के द्वारा उत्पादित शहद को संग्रह करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। पॉइंट नंबर 4 में दिया है मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, तो ये यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं हो जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है, केवल 2nd और 3rd वाले जो पॉइंट हैं ये करेक्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। मधुमक्खियों के बारे में नीचे कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। यहाँ पर दिया है प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, तो ये करेक्ट है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। नर मक्खियाँ जो हैं वो क्या है, छत्तों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। डी में दिया है छत्ते में अधिकांशतः मक्खियाँ श्रमिक होती हैं और ये श्रमिक मक्खियाँ कहलाती हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई में दिया है नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नर मक्खियाँ नहीं करती हैं, श्रमिक मक्खियाँ ही ये कार्य करती हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ए, बी और डी वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट है। चलिए देख लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 2 है ये करेक्ट है। पॉइंट नंबर ए, बी और डी जो है ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर आपको एक साड़ी दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, तो इस साड़ी से बहुत क्वेश्चन बनता है। ये है तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार कैसे हैं, बुनकर है जाता है। पोचमपल्ली नाम से भी साड़ी को जाना जाता है, तो ये कहाँ पर है, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में इसको बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पोचमपल्ली साड़ी है। इससे क्वेश्चन बहुत आता है कि पोचमपल्ली साड़ी जो है ये किस राज्य से संबंध रखती है, तो ये कहाँ से संबंध रखती है, ये तेलंगाना राज्य से संबंध रखती है। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। चंदेरी जो है ये मध्य प्रदेश से संबंध रखती है, कांजीवरम जो है ये तमिलनाडु से संबंध रखती है और कांथा साड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल में चलती है। अब आगे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पोचमपल्ली एक शहर है जहां अधिकांश क्या है, परिवार जो है वो कार्य क्या करते हैं, बुनाई का कार्य करते हैं और बुनकर हैं।
एक विशेष प्रकार का वस्त्र यहाँ पर बुनते हैं, इसको पोचम्प कहा जाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनाई जाती हैं किस राज्य का भाग है? तो ये किस राज्य में है? इस तरह से घुमाकर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस कथन पर आ जाता है। तो ये क्या राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना। पोचमपल्ली साड़ी जो है ये तेलंगाना में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर आपको चींटियाँ दिखाई दे रही होंगी। आगे हम चींटियों के बारे में जानने वाले हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। चींटियाँ जो हैं एक सामाजिक कीट कहलाती हैं। मधुमक्खी भी सामाजिक कीट के अंतर्गत आती है और चींटियाँ भी सामाजिक कीट में आती हैं, क्योंकि ये बड़े क्या होती हैं, बस्तियों में या समूह में रहना पसंद करती हैं, इसीलिए इनको सामाजिक कीट कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, एक रानी नेता होती है और कार्यकर्ता जो हैं अपने घर की रक्षा करते हैं। चींटियाँ आमतौर पर एक पंक्ति में चलती हैं और चींटियाँ जब चलती हैं तो पीछे जो है ज़मीन पर अपनी गंध छोड़ती हुई जाती हैं, जिससे बाकी जो पीछे चींटियाँ आती हैं वो उसको फॉलो करती हैं और उसके अनुकरण को करती हुई आगे चलती हैं। अब यहाँ पर दिया है किसका क्या कार्य है। तो अंडे कौन देती है? जो रानी चींटी है वो अंडे देती है। उसके बाद देख लेंगे अंडों की देखभाल ये श्रमिक चींटियाँ करती हैं। उपनिवेश बस्ती की देखभाल करने और अंडे की देखभाल करने के लिए कौन होती हैं? वो सैनिक चींटियाँ कहलाती हैं, जो क्या करती हैं, जो अंडों की भी देखभाल करती हैं और अपनी बस्ती की भी देखभाल करती हैं। तो ये सैनिक चींटियाँ कहलाती हैं। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने की बात की जा रही है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। चींटियाँ एक पंक्ति में चलती हैं, ये करेक्ट है। जब चींटियाँ चलती हैं तो ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं, अन्य चींटियाँ जो है रास्ता उस गंध का अनुसरण करके खोज लेती हैं, ये भी करेक्ट है। आगे दिया है ये सर्दियों में शीत निद्रा में चली जाती हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। वे अपनी मादा और उसकी गंध को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे एक बस्ती में रहती हैं, उनमें विशेष क्षमता होती है, तो ये करेक्ट है। पॉइंट नंबर ए, बी और ई जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट है। पॉइंट नंबर ई, ए और बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। आगे बात कर लेते हैं किसकी, रेगिस्तानी ओक के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है, तो चलिए देख लेंगे। आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक विशाल वृक्ष है जिस पर बहुत कम पत्तियां दिख रही हैं और पेड़ में जड़े तने बहुत सारे इसके दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 मीटर तक लंबा होता है। इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं। इसकी जड़ें जो हैं पानी की तलाश में गहराई तक जाती हैं तथा इन जड़ों की गहराई जो है पेड़ों की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक होती है। जितना ऊंचा पेड़ होता है उससे गहराई तक इसकी जड़ जाती हैं, अर्थात 30 गुना अधिक तक जड़ गहराई में जाती है। यह पानी पेड़ के तने में क्या होता है, जमा कर लेता है। इसका जो तना है उसमें क्या होता है, पानी जमा रहता है। इसे पानी को क्या करते हैं लोग, पीने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं और पतले पाइप के द्वारा इसको निकाल लेते हैं। जड़ जो है इसकी गहराई तक जाती हैं, इसी की वजह से इसमें पानी जो है वो अधिक मात्रा तक होता है। चलिए यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, देख लेते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथन दिए हैं, तो कौन से कथन सही है बताना है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो हमारी कक्षाओं अर्थात जिनकी लंबाई जो होती है क्या होती है, इसकी लंबाई 4 मीटर तक लंबी हो सकती है। बच्चों की कक्षा की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसकी ऊंचाई की बात की जा रही है, तो कितनी है, 4 मीटर तक लंबाई हो सकती है, तो ये करेक्ट है। आगे इसमें दिया है इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई से 30 गुना अधिक गहराई तक भूमि में जाती हैं जब तक कि यह जल तक ना पहुँच जाए या पानी के पास तक ना पहुँच जाए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है, तो ये भी करेक्ट है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए, बी, सी जो हैं ये करेक्ट हैं। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है कवरत्ती भारत में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है, तो ये कहाँ है, ये इधर कहीं क्या है, अरब सागर में है, तो इधर कहीं जो है ये लक्षद्वीप है। आगे दिया है लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप या कोरल रीफ के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, लक्षद्वीप को कोरल रीफ के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ये अरब सागर में है, पाक जलडमरू मध्य है, हिंद महासागर है या बंगाल की खाड़ी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अरब सागर में है। भारत का जो मैप में इधर का हिस्सा दिखाई दे रहा है ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो लक्षद्वीप कहाँ है, ये अरब सागर पर है। चलिए देख लेंगे आगे क्या है। पिक्चर में आपको एक शॉल दिखाई दे रही होगी, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या है, ये पश्मीना शॉल है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आते हैं इस पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पश्मीना शॉल की। तो चांगपा जनजाति के लोगों द्वारा पाली जाने वाली बकरियों के बालों से इनको बनाया जाता है। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं, हाथ से इनको बुना जाता है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल तैयार होता है। एक पश्मीना शॉल जो है क्या करता है, अगर आप एक पश्मीना शॉल ले लेंगे और 6 स्वेटर पहन लेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्म क्या रहेगा,
उनमें पश्मीना शॉल जो है गर्म रहेगा। एक सिंगल पश्मीना शॉल और 6 स्वेटर की गर्मी बराबर होती है। जहाँ ये बकरियाँ रहती हैं वहाँ का तापमान 0 से -40 डिग्री तक चला जाता है। तो ये बकरियाँ जो हैं 0 से -40 डिग्री टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकती हैं। इसी की वजह से इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा महीन बाल होते हैं, बारीक बाल पाए जाते हैं। इनके शरीर के बालों की मोटाई कैसे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, जैसे हमारे शरीर का या हमारे सर का एक बाल होता है, उसके बाल की अपेक्षा क्या लेंगे आप, 6 बाल इनके लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वो इतने महीन होते हैं। हमारे सर का एक बाल और इनके बॉडी के 6 बाल जो हैं वो बराबर होंगे। ये महीन बाल जो हैं मशीनों पर नहीं बुने जा सकते हैं, इसलिए कश्मीरी लोग क्या करते हैं, इनको बुनकर हाथों से बनाते हैं। तो इसमें टाइम कितना लगता है, लगभग 250 घंटे लग जाते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने में। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। एक पश्मीना शॉल सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना शॉल जो है बनाने में कितने घंटे का समय लग जाता है। तो इस शॉल को बनाने में कितना टाइम लगता है, तो ये 6 स्वेटर के बराबर होता है। और इसको बनाने में कितना समय लगता है, इसको 250 घंटे बनाने में लगते हैं। तो 6 स्वेटर हो जाएंगे और घंटे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर घंटे हो जाएंगे यहाँ पर 250। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। पश्मीना जो शॉल है वो किस जानवर से बनाया जाता है, तो ये किस जानवर से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है बकरी के बालों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, बकरी के बालों से पश्मीना शॉल जो है ये बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे दिया है यहाँ पर झूम खेती, तो झूम खेती से क्वेश्चन बनता है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर दिया है झूम खेती करने का तरीका जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। कहाँ पर होती है ये खेती, ये मिजोरम में होती है। लॉटरी द्वारा ज़मीन की खेती क्या करते हैं, इसमें एक प्रथा है, लॉटरी के द्वारा ज़मीन जो है वो मिली जाती है, दी जाती है लोगों को, लॉटरी निकलती है। इसको झूम खेती बोला जाता है। झूम खेती में एक फसल कटने के बाद ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है आराम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें पेड़ों को जलाया जाता है और जो उनकी राख होती है उसको खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें कोई उर्वरक अलग से नहीं डाले जाते हैं। यहाँ पर अभिकथन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, झूम कृषि में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर उनको काट कर जला दिया जाता है। तो जलाते हैं क्यों, क्योंकि राख जो है वो मिट्टी में मिल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। इसको स्थानांतरित खेती बोला जाता है, झूम खेती इसको बोला जाता है, लॉटरी खेती इसको बोला जाता है, लॉटरी कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये होती है पूर्वी उत्तर राज्य में या पूर्वी उत्तर क्षेत्र इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता। भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उगता है उसको उखाड़ा नहीं जाता है, उसको काट कर जला देते हैं। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसमें हल्का सा खोदा जाता है और उसमें जो है बीज बो दिए जाते हैं, इसको जोता भी नहीं जाता है। तो ये कौन सी कृषि है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये झूम खेती के बारे में कथन दिए हुए हैं। राइट आंसर है झूम खेती इसको बोला जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक ही फसल बार बार उगाने तथा बहुत अधिक रसायनों का प्रयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाती है, तो ये बंजर हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए कृषि करते समय। अगर सेम फसल को बार बार बोते रहेंगे तो मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी, उसकी उर्वरता जो है वो समाप्त हो जाएगी। आगे देख लेंगे आगे क्या दिया है। आगे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा मिड डे मील, तो इससे भी ईवीएस में क्वेश्चन आता है। मिड डे मील क्या है चलिए जान लेंगे। यहाँ पर दिया है मिड डे मील भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित होता है। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। बच्चों को प्रति माह क्या था, 3 किलोग्राम गेहूं तथा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का अधिकार दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह अधिकार दिया कि इन्हें पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को प्रवेश संख्या में वृद्धि करने के लिए प्राथमिक स्तर पर अपव्यय को रोककर बालकों को प्राथमिक स्कूलों में रोका रखना, छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि कराना, छात्रों को पौष्टिक भोजन देना, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें रखी गई, इसलिए इनको मिड डे मील जो है ये दिया जाने लगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। उल्लू अपनी गर्दन क्या कर सकता है, पीछे घुमा सकता है। उल्लू की जो आंखें हैं मनुष्य की भांति क्या होती हैं, सामने होती हैं चेहरे पर। देख लेते हैं यहाँ पर दिया है क्या। यहाँ पर उल्लू दिया हुआ है और क्या होता है,
पक्षियाँ जो हैं अपनी पुतलियाँ नहीं घुमा सकते हैं, ये बात सही है। उल्लू जो है सुनसान जगहों पर, पेड़ों पर पाया जाता है। अपने घोंसले ऐसी जगह बनाता है जहाँ सुनसान इलाके होते हैं और रात्रि में जागता है। उल्लू जो है अपनी गर्दन जो है 360 डिग्री तक घुमा सकता है। तो यहाँ पर बात होती है 360 डिग्री घुमाने की, अर्थात चारों तरफ ये अपनी गर्दन घुमा सकता है। पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि झटके से अपनी गर्दन पीछे कौन ले जाता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा मैना। यहाँ पर उल्लू नहीं होता, ये केवल अपनी गर्दन घुमाता है पर झटके से नहीं घुमाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती हैं। तो कौन सा पक्षी ये होता है? ये होता है यहाँ पर उल्लू। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, ये उल्लू है, इसकी आंखें सामने है, मनुष्य की भांति चेहरे पर सामने की तरफ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है। तो कौन घुमा सकता है? तो ये है यहाँ पर उल्लू। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है। तो इस तरह से घोंसले कौन बनाता है? तो ये है गोरैया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। गोरैया है, ये घरों में घोंसले बनाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। तो तरीके जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खाना पकाने के 4 मेथड कौन से हैं, तो आपने यहाँ पर जान लिए हैं। भून कर बना सकते हैं, उबाल कर बना सकते हैं, तल कर बना सकते हैं और सेक कर बना सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और यहाँ पर खाने की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए इसको भी देख लेंगे। कचनार के फूलों की सब्जी, तो ये कहाँ पर खाई जाती है? ये उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। आगे दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। और इसमें क्या बनते हैं? सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं। गोवा में नारियल के तेल में मछली बनती है और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनती है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि सरसों के तेल में मछली कहाँ पर बनाकर खाई जाती है? तो ये कश्मीर में खाई जाती है और नारियल के तेल में ये गोवा में खाई जाती है। देख लेते हैं गुजरात। तो गुजरात में फाफड़ा, ढोकला, थेपला आदि जो हैं ये गुजरात में खाए जाते हैं। बलसाड़ स्टेशन है गुजरात में, यहाँ पर बटाटा बड़ा मिलता है और पूरी और साग मिलता है। तो ये किस लिए फेमस है? पूरी और साग के लिए मेनली ये फेमस है। यहाँ पर नींबू चटनी और धनिया वाले चावल जो है ये खाए जाते हैं। तो ये भी गुजरात का क्वेश्चन बन जाता है। अब बात हो रही है केरल की। तो केले के फूलों की सब्जी जो है ये केरल में खाई जाती है। तो केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। आगे देख लेंगे आगे क्या है। आगे टैपियोका होता है एक, जो नारियल की डली हुई चटनी के साथ खाया जाता है। तो ये भी केरल में खाया जाता है, ये भी केरल का प्रमुख खाना है। उसमें आगे दिया है क्या? यहाँ पर दिया है हांगकांग में सांप का व्यंजन बनाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहा जाता है। तो लिंग हू फेन कहाँ पर खाया जाता है? ये हांगकांग में खाया जाता है और ये सांप से बनाया जाता है। लिट्टी चोखा, तो बिहार का प्रसिद्ध भोजन क्या है? लिट्टी चोखा है। और राजस्थान का क्या हो जाएगा? राजस्थान का हो जाता है दाल बाटी चूरमा। तो ये भी आपको दोनों डिफरेंस याद रखने हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया है, देख लेंगे। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने का सही ढंग या तरीका दिया हुआ है। तल कर, भिगो कर, तो भिगो कर नहीं होगा। सेक कर, तल कर या भून कर। उबाल कर, गंध कर या भून कर, ये गलत हो जाएगा। सेक कर, उबाल कर या बेल कर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सेक कर, तल कर और भून कर खाने को बनाया जाता है, साथ ही उबाल कर भी बनाया जाता है, पर बेल कर खाने को नहीं बनाया जाता है। भोजन पकाने की विधि नहीं है, यहाँ पर पकाने की विधि पूछी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी क्या होता है, सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन जो है ये खाते हैं। यह छात्र कहाँ का होगा? तो ये छात्र कहाँ का होगा? ये होगा हांगकांग का। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। हांगकांग में लिंग हू फेन सांप से बनाई जाने वाली एक डिश है जो खाई जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आगे यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो नारियल के तेल में मछली जम्मू कश्मीर में पकाकर खाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर दिया है नारियल डली हुई क्या होती है? करी होती है जिसके साथ उबला हुआ टैपियोका खाया जाता है। तो ये किस क्षेत्र का प्रमुख व्यंजन है? ये केरल का प्रमुख व्यंजन है। केरल में क्या होता है, नारियल डली हुई टैपियोका खाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में नारियल और टैपियोका दोनों उगाते हैं। ये आगे देख लेंगे। तरुण भारत संघ से भी क्वेश्चन बनता है। तरुण भारत संघ क्या है? तरुण भारत संघ जो है एक नामक संस्था है। दंडकी माई के प्रयास से क्या हुआ, तालाब बनाकर गांव में पानी की समस्या को खत्म किया गया। तो ये कहाँ पर चलाई गई है? तरुण भारत संघ ऐसे स्थानों पर चलाई गई जहाँ पानी की कमी होती है, जैसे कि राजस्थान।
तो ये आपको जान लेना है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। यहाँ पर दिया है तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंध रखता है। ये पुरानी झीलों के पुनः निर्माण से संबंध रखता है या तालाबों के पुनः निर्माण से ये संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के कार्य करती रहती है और इस संस्था के जो प्रधान हैं इनमें से कौन है, तो कौन इसके प्रधान है। तरुण भारत संघ संस्था के प्रधान के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इन्हें जल मानव भी कहा जाता है या जल मानव भी इन्हें कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दिया है एनीमिया, तो एनीमिया क्या है। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होने वाली एक बीमारी है। शारीरिक और मानसिक रूप से ये बच्चे को प्रभावित करती है। इससे क्या होता है, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। जब खून की कमी आ जाती है, अरक्तता आ जाती है, तो क्या होता है, बच्चा जो है सही से पढ़ नहीं पाता, उसका विकास सही से नहीं होता है, उसमें कमजोरी उसको अनुभव होती रहती है, चक्कर उसको आते रहते हैं। तो ये है एनीमिया। यहाँ पर दिया है उसका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं आयरन लेकर, गुड़ खाकर, आंवला, पत्तेदार सब्जियां या हरे पत्तेदार सब्जियां आप बोल सकते हैं। गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां जो हैं इसके स्रोत हैं, इन्हें खाकर जो है एनीमिया को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ही एनीमिया बोला जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एनीमिया तो लिखा हुआ ही नहीं, रक्त अल्पता दिया हुआ है, तो रक्त अल्पता बोल सकते हैं या इसको एनीमिया आप बोल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया किसके कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। और ये किसने बताया, ये बताया रोनाल्ड रास ने। और रोनाल्ड रास को इसके लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पर इनका नाम क्या है, इनका नाम है रोनाल्ड रास। और इन्होंने बताया कि इससे क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले रोगों के एक समूह का चयन कीजिए। तो उन रोगों को पहचानना है जो मच्छरों के द्वारा होते हैं। डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया। यहाँ पर दिया है इस बीमारी की दवाई सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों, जलाशयों में मछली पाली जाती है। यह बीमारी क्या है। मछली जो होती हैं ये जो है इस मच्छर के लार्वे को खा जाती हैं। और ये कौन सी बीमारी है, ये है मलेरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मलेरिया हो जाएगा। सिनकोना नामक पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर ये दो टॉपिक हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक है सूर्य ग्रहण, दूसरा है चंद्र ग्रहण। इसे जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण को जान लेते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अर्थात चंद्रमा ये पृथ्वी है यहाँ पर और इसके क्या कर रहा है, इस तरह से कुछ चक्कर यहाँ पर लगा रहा है, इसकी परिक्रमा कर रहा है, ये चंद्रमा है। तो वह सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या करती है, गति करती है। और ऐसा होने पर क्या होता है, चंद्रमा जो है सूर्य को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकता है। चंद्रमा है यहाँ पर सूर्य ग्रहण में, तो ये क्या कर रहा है, ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने से रोक रहा है। अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है, तब क्या होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। यहाँ पर क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, जो क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक नहीं पहुँचने देती। तब यह क्या कहलाता है, तब यह चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपने यहाँ पर जान लिए हैं। यहाँ पर हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए डीप में इसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या होता है, पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है सूर्य ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में कौन केंद्र में रहता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब केंद्र में कौन रहता है, तब केंद्र में चंद्रमा रहता है। अर्थात बीच में कौन होता है, चंद्रमा होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर आगे दिया है क्या, चेराऊ नृत्य कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में देख लेंगे। तो ये
नृत्य है जिसमें बांस के डंडों को जमीन पर पीटा जाता है और महिलाएं इसमें कूद कूद कर क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। तो ये चेराऊ नृत्य कहाँ पर किया जाता है? चेराऊ नृत्य जो है मिजोरम में किया जाता है। जब फसल पक जाती है तो उसको पीठ पर लाद कर लाया जाता है और इसमें क्या करते हैं, दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने ज़मीन पर बैठती है और उनको क्या करती है, बांस की डंडियों को ज़मीन पर पीटती है और साथ में क्या होता है, ढोल भी बजते रहते हैं। तो ये नृत्य है मिजोरम का। आगे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, यहाँ पर एक नृत्य हो रहा है, ये है बिहू नृत्य। चावल की कटाई पर क्या होता है, असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। बिहू के दौरान क्या होता है, बांस का भेला घर बनाया जाता है, एक झोपड़ी टाइप बनाई जाती है जिसमें क्या होता है, सेवा चावल पकता है। चावल को क्या करते हैं, रात्रि में केले के पत्ते से कढ़ाई में ढककर पकाया जाता है और साथ ही क्या करते हैं, औरतें जो हैं पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनते हैं। तो ये औरतें जो पहनती हैं इसको मेखला चादर बोला जाता है, जिसको पहनकर ये नृत्य करती हैं। तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। आगे त्योहार दिया हुआ है पोंगल। तो पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, इसका नाम क्या है, पोंगल जो है ये ओवर स्पिलिंग बोला जाता है। बर्तन में उबलते हुए चावल की परंपरा के कारण इसको पोंगल कहा जाता है या ओवर स्पिलिंग कहा जाता है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई के त्योहारों में एक पोंगल है। यहाँ पर फसल की कटाई पर क्या होता है, चावल की खीर बनाई जाती है, ये पोंगल कहलाता है, तमिलनाडु में होता है। हर वर्ष कब मनाया जाता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। यहाँ पर ये ढोल वाले व्यक्ति आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, साथ में गेहूं की फसल दिख रही है। तो ये क्या है, ये बैसाखी है। ये नए बसंत की शुरुआत हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, इसको बैसाखी बोला जाता है। आगे दिया है ओणम। तो ओणम कहाँ का त्योहार है, ओणम जो है ये अगस्त सितंबर के महीने में केरल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। 10 दिवसीय फसल उत्सव है, ये भी फसलों के लिए उत्सव मनाया जाता है। त्योहार के उत्सव में क्या होता है, नृत्य होता है और बल्लम कली नामक एक नौका दौड़ होती है, नौका प्रतियोगिता भी होती है। तो यहाँ पर बल्लम कली नामक एक नौका दौड़ की जाती है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो ये केरल का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर दिया है छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है, तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है और ये बिहार का प्रमुख त्योहार है। राज्य और उनके नृत्य जान लेते हैं। तो कर्नाटक में क्या होता है, यक्षगान नृत्य होता है। केरल में कथकली होता है। पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा होता है। गुजरात में गरबा, डांडिया और रास किया जाता है। राजस्थान में घूमर प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में कुच्चुपुड़ी और धिमासा। तमिलनाडु में भरतनाट्यम और लिल्ली घो नामक एक नृत्य जो है ये प्रसिद्ध है। बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में ओडिसी नृत्य होता है। हरियाणा में धमाल और घूमर होता है। महाराष्ट्र में लावणी और तमाशा होता है। नागालैंड में बांस का नृत्य होता है। असम का त्योहार है बिहू और नृत्य का नाम भी यहाँ पर बिहू है। असम में बिहू होता है। जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का नृत्य। तो यहाँ पर कथक और होली नृत्य किया जाता है, जो मथुरा वृंदावन में काफ़ी प्रसिद्ध है और कथक जो है उत्तर भारत का प्रसिद्ध एक नृत्य है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर पिक्चर में आपको कुछ पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। दिया है चील, बाज और गिद्ध जो है मनुष्य से 4 गुना अधिक देख पाते हैं। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। गिद्ध जो है मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण की सफाई करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाईकर्ता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो पक्षी मांस खाते हैं उनकी चोंच कैसी होती है, तो उनकी चोंच जो है ये हुक के जैसी होती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रही होगी। यहाँ पर आपको पिक्चर में कौवा दिखाई दे रहा होगा, ये काँव काँव करता है, काले रंग का होता है और कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। ये क्वेश्चन बनता है कि कोयल कहाँ पर अपने अंडे देती है, तो ये अपना घोंसला नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है और कौवा इसके बच्चों को अपने बच्चे सोचकर पाल लेता है, क्योंकि दोनों काले रंग के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौवा अपना घोंसला कैसे बनाता है, तो लकड़ी, तार आदि की सहायता से ही अपना घोंसला बनाता है और पेड़ की ऊंची डाल पर ही अपना घोंसला बनाता है। पिक्चर में ये कबूतर जैसी दिखने वाली एक पक्षी आपको दिखाई दे रही होगी, ये है फाख्ता, जो कैक्टस और कांटों के बीच में या मेंढी की मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। तो ये क्या है, ये फाख्ता है, इसको डब बोला जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम डब भी होता है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर एक नुकीली चोंच वाला पक्षी दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है कठफोड़वा। इससे भी क्वेश्चन आता है। ये पेड़ के तने में छुपे हुए कीड़ों को खोदकर खाता है और पेड़ के तने को ये छेद बना देता है पेड़ के तने में, इसका नाम होता है कठफोड़वा। आगे दिया हुआ है दर्जिन चिड़िया। तो दर्जिन चिड़िया आपको दिख रहा होगा, दर्जी मतलब टेलर, ऐसी चिड़िया जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, इसलिए इसका नाम दर्जिन चिड़िया होता है।
और इसकी चोंच जो होती है ये नुकीली होती है, जिसकी वजह से क्या करती है, नुकीली चोंच की वजह से ये पत्तों को सी पाती है। उसके बाद एक पक्षी होता है जिसका नाम है शक्करखोरा। इसको सन बर्ड भी बोला जाता है। सन बर्ड बोल सकते हैं आप इसको, या शक्करखोरा बोल सकते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दिया हुआ है बुनकर पक्षी, तो इससे क्वेश्चन बनता है इसमें क्या होता है। ये पक्षी जो है पेड़ों से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये सुंदर सा घोंसला तैयार किया गया है और इस पक्षी को बोला जाता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत घोंसले जो है ये बनाता है। और इनकी घोंसले बनाने की विशेषता ये होती है कि सुंदर घोंसले बनाते हैं, और जो मादा चिड़िया होती है वो क्या करती है, सुंदर घोंसलों में से एक घोंसला चुनती है और उसमें अपने अंडे देती है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, तो ये है दर्जन चिड़िया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करके छिपे कीड़े खाता है, तो ये कौन सा पक्षी है, ये है कठफोड़वा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है नीचे दी गई विशेषताओं वाले पक्षियों का नाम बताना है। एक पक्षी ऐसा जिसके सिर पर मुकुट, पूंछ पर सिक्के बने होते हैं और सर से पूंछ तक नीले रंग की रंगत होती है, तो ये कौन सा पक्षी होता है। ये बात हो रही है मोर की। चलिए देख लेते हैं मोर कैसा होता है। यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये भारतीय मोर है। मोर जो है नीले रंग का होता है, इसके ऊपर सिक्कों की छाप बनी रहती है। सर पर इसके क्या होती है, कलगी होती है। और 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो है घोषित किया गया। इससे क्वेश्चन बन जाता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मोर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ये पक्षी जो है दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, पर शहरीकरण के कारण ये गायब हो गया है। इसके लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है। ये क्या है, आंसर है यहाँ पर गौरैया दिवस। यहाँ पर गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया जो चिड़िया है ये गायब हो चुकी है, ये बहुत कम दिखाई देती है। यहाँ पर फटाफट रिवीजन कर लेते हैं घरों के प्रकार का। तो 10 से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के खंभों पर, बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं और ये घर जो हैं लकड़ी के बने होते हैं। ये घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये असम में बाढ़ से बचने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो लकड़ी के खंभों पर 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं असम में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है मनाली के घर। तो मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ पर बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, इसीलिए मकान जो है पत्थर और लकड़ी से यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये घर हैं कैसे, मनाली के। अब आगे देख लेते हैं लेह के मकान कैसे होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लेह के मकान कैसे हैं पिक्चर में। इसमें ऊपर की मंजिल में खिड़की है और नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत इनकी समतल होती है, जिस पर ये क्या करते हैं, ये गर्मियों में सब्जियों को सुखा लेते हैं, क्योंकि सर्दी में इतनी बर्फ़ पड़ जाती है जिससे कि यहाँ पर इन्हें खाने के लिए सब्जी वगैरह नहीं मिलती हैं। तो फल और सब्जियों को ये गर्मियों में छत पर सुखा कर रख लेते हैं। साथ ही नीचे की मंजिल में जानवरों को रखते हैं जिससे वो गर्म रहें, इसलिए इसमें खिड़कियां नहीं लगाई जाती हैं। ऊपर की मंजिल में खिड़की लगी होती हैं और यहाँ पर अक्सर 2 मंजिले मकान देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर 2 मंजिला मकान बनाए जाते हैं। ये विशेषता हो गई है लेह के मकानों की। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है हमारे देश के किस भाग में लोग रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट बनाते हैं, जिनको रेबो कहा जाता है, और जानवरों को रखने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो ये इस तरह के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं लेह लद्दाख में, जहाँ पर बकरी चराने के लिए इनको क्या करते हैं, इनको ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर धूप मिले। पहाड़ों पर ले जाते हैं, ऊपर पहाड़ियों पर। वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, रेबो नामक टेंट बनाते हैं और लेखा नामक बाड़ा बनाते हैं, जिसमें क्या रखते हैं, अपनी बकरियों को रखते हैं। तो ये है लेह लद्दाख। यहाँ पर पिक्चर में आपको एक घर दिखाई दे रहा होगा। ये मिट्टी का बना हुआ सुंदर डिज़ाइन करा हुआ घर है, और उस पर क्या है, इसकी जो छतें हैं ये झाड़ियों से बनी हुई हैं, घास फूस से बनी हुई हैं। ये है राजस्थान के मकान जो मिट्टी से बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है। लोग क्या करते हैं, मिट्टी के घरों में रहते हैं। मिट्टी की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, जिससे घर जो है अंदर से ठंडे रह सकें। मोटी दीवारों के अंदर गर्मी नहीं रहती है। और छत जो है कटीली झाड़ियों से बनती है और मिट्टी की दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है राजस्थान में। चलिए इस पर आधारित प्रश्न कैसा आता है इसको भी देख लेंगे। दिया है राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो ये कहाँ पर रहते हैं, ये राजस्थान में रहते हैं। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर जो है बांस के खंभों पर बनते हैं, तो ये गलत है, ये असम के घर बनते हैं।
थर्ड में दिया है लेह में 2 मंजिला जो मकान बनते हैं घर पत्थर से बने होते हैं भूतल जानवरों के लिए आवश्यक भंडारण के लिए होता है, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी वाला जो पॉइंट है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे आगे क्या दिया है। बात कर लेते हैं कश्मीर के मकान, तो इनसे भी बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए एक बार इन पर भी नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे बड़े सुंदर सुंदर से बोट हाउस बने हुए हैं और यहाँ पर ये थोड़ा डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस तरह का जो ये डिज़ाइन बना होता है इसको ख़त्म बंद बोला जाता है। ये बोट नाव पर बना होता है, बोट हाउस पर बनाया जाता है ये डिज़ाइन, इसको ख़त्म बंद बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है जो कश्मीर में घर होते हैं, जो नॉर्मल घर होते हैं, नाव से अलग घर बनाए जाते हैं ज़मीन पर, खिड़कियाँ बनी होती हैं वो कुछ इस तरह की बनी होती हैं, उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन सा बना होता है। तो उस डिज़ाइन को, उस उभरे हुए आकृति को क्या कहा जाता है, उसको डब कहा जाता है। इससे भी कई बार क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखेंगे। डल लेक और झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। और कश्मीर में मकान की खिड़कियों को जो बाहर की तरफ उभरी होती हैं उन्हें डब कहा जाता है। तो ये मैंने आपको भी बताया है। चलिए आगे देख लेंगे। आगे यहाँ पर दिया है बकरवाल लोगों के मकान। तो बकरवाल लोग जो बकरी को चराते हैं उनके घर कैसे होते हैं, आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे होंगे। इनके घर जो है लकड़ी और मिट्टी से बने रहते हैं, ये बकरी चराने का काम करते हैं। आगे देख लेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मिट्टी के बने घर सर्दी और गर्मी दोनों से बचाते हैं, दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं। चलिए आगे देख लेंगे। आगे इसमें देख लेते हैं एकल परिवार क्या होते हैं। एकल परिवार वे होते हैं जिनमें मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं। और उसके बाद होता है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई, मम्मी पापा और बच्चे जो हैं साथ में मिलकर रहते हैं, ये होते हैं संयुक्त परिवार। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है समाज की मूल इकाई क्या है। तो समाज की जो मूल इकाई है वो क्या है, वो होता है परिवार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये होता है परिवार। चलिए आगे देख लेंगे आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है जिस परिवार में माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा रहते हैं वह किस का उदाहरण है। तो ये है संयुक्त परिवार का उदाहरण, जिसमें माता पिता, बच्चा और उसके चाचा रह रहे हैं, तो ये संयुक्त परिवार हो जाएगा। यहाँ पर दिया है जिस परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, तो ये होता है एकल परिवार का उदाहरण। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर अब पेडागोजी संबंधित फैक्ट जान लेते हैं, कुछ मेन बातें जान लेते हैं। पेडागोजी किस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए। विषय वस्तु जो है शिक्षार्थियों को उनकी पद्धतियों और प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए उनको पढ़ाना चाहिए। उनकी समझ और ज्ञान के हिसाब से उनको पढ़ाई करानी चाहिए। बी में दिया है विषय वस्तु शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने और खोजने के मौके दे, ऐसी पाठ्यचर्या का प्रयोग होना चाहिए। आगे दिया है विषय वस्तु शिक्षार्थियों में क्या है, रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। बच्चे जो हैं रट कर ना सीखें, इस पर जो है खास ध्यान रखना चाहिए। आगे दिया है हस्तपरक क्रियाकलापों को बढ़ावा दे और सामूहिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा यहाँ पर देना चाहिए। बच्चे समूह में कार्य करें, स्वयं करके सीखें, ज़्यादा अच्छा होता है। आगे दिया है यह केवल पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों को ज्ञान मात्र का स्रोत के रूप में प्रस्तुत न करे। यहाँ पर बच्चों को जो है बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को सिखाए, उन्हें पर्यावरण भ्रमण पर भी लेकर जाना चाहिए। ये यहाँ पर सही तरीका हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन को कराने का। इसी के साथ आज की ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमने कर लिया है फटाफट कंप्लीट रिवीजन। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर हमने टॉप मोस्ट जो 50 टॉपिक थे ये कवर कर लिए हैं। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।